डियर स्टूडेंट, जियो स्टडी में आप सभी का स्वागत है। मैं पंकज सर आज आपके लिए लेकर आया हूं भौतिक विज्ञान का 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आर्मी का तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न साबित होगा। आप सभी का सहयोग रहा तो मैं प्रत्येक दिन आपके लिए जीके और जीएस का महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आऊँगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? जी हाँ दोस्तों, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो उसका ऑप्शन आपके पास 4 है, पारसेक, प्रकाश वर्ष, धारा और एम्पियर। 4 ऑप्शन हो गए जिसमें आपका उत्तर होगा पारसेक। उत्तर क्या होगा? पारसेक, क्योंकि दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई जो है वह पारसेक है। लेकिन दूरी नापने की सिर्फ इकाई यदि पूछ दे, बड़ी नहीं लगाता है, तब क्या होगा? प्रकाश वर्ष होगा। यदि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई सिर्फ लगाए, बड़ी नहीं लगाए, दूरी नापने की इकाई क्या है, ऐसा क्वेश्चन करे तो होगा प्रकाश वर्ष। लेकिन सबसे बड़ी लगा दे तो होगा पारसेक। समझ में आया? तो चलते हैं आज की दूसरी क्वेश्चन की तरफ। आज का दूसरा क्वेश्चन कहता है कि दूध से क्रीम अलग करने पर दूध का घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन है आपके बढ़ेगा, घटेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा या इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, यदि दूध से क्रीम निकाल दिया जाए तो उसका जो है घनत्व बढ़ जाता है, यानी ऑप्शन 1। ये ऑप्शन कौन सा होगा? बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लॉगरिथम के आविष्कारक कौन है? लॉगरिथम के आविष्कारक कौन है? आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है कूलम्ब, ऑप्शन बी है बाल्डेयर और ऑप्शन सी है जॉन नेपियर, ऑप्शन डी है मैक्स प्लांक। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी जॉन नेपियर। लॉगरिथम का आविष्कार कौन किया? जॉन नेपियर किया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी आज की क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्या बोलता है? क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? 4 ऑप्शन है, न्यूटन, मैक्स प्लांक, कूलम्ब, रदरफोर्ड। तो इसका आंसर होगा कौन सा? मैक्स प्लांक। जी हाँ, मैक्स प्लांक, यानी ऑप्शन बी। चलिए क्लियर है, समझ में आ रहा है? चलिए आज का अति महत्वपूर्ण प्रश्न में हम लोग देखेंगे 5 नंबर का क्वेश्चन। इसमें बोलता है, वायुमंडल की आर्द्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है? वायुमंडलीय जो आर्द्रता है उसको मापने वाला यंत्र कौन सा है? हाइड्रोमीटर या हाइग्रोमीटर। 2 ऑप्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी दोनों तो साफ ही साफ है। तो हम लोग को 2 ऑप्शन में देखना है, हाइड्रोमीटर या हाइग्रोमीटर, है कि नहीं? तो कौन सा होगा? हाइग्रोमीटर। कौन सा होगा? हाइग्रोमीटर, यानी ऑप्शन बी। ऑप्शन नंबर ए जो है हाइड्रोमीटर, वो क्या करता है? द्रव्यमान का अपेक्षिक घनत्व नापता है। द्रवों का अपेक्षिक घनत्व नापने के लिए हाइड्रोमीटर, लेकिन आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, ध्यान में रखना है इसको। चलिए आज की 6ठी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोलता है, घड़ी के चाबी में संचित ऊर्जा कौन सी होती है? घड़ी के चाबी में संचित ऊर्जा कौन सी होती है? पहला ऑप्शन है गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, इनमें से दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या आएगा? गतिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा। आपको पता होगा दोनों में से कौन सा आएगा? तो आएगा घड़ी के चाबी में स्थितिज ऊर्जा, है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्या बोलता है कि अनुदैर्ध्य तरंग
उत्पन्न हो सकती है, अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न हो सकती है ठोस में, द्रव में, गैस में या सभी माध्यमों में। तो याद रखिए अनुदैर्ध्य तरंग जो है सभी माध्यमों में जो होता है उत्पन्न होता है, यानी ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यानी आज की क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 क्वेश्चन क्या बोलता है, पनडुब्बी आधारित है, पनडुब्बी आधारित है। पनडुब्बी आधारित क्या है कि न्यूटन के प्रथम गति नियम से पनडुब्बी काम करता है, या आर्किमिडीज का सिद्धांत पे कार्य करता है, या पास्कल के नियम पे कार्य करता है, या ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, आर्किमिडीज के सिद्धांत पे। देखिएगा आर्किमिडीज के सिद्धांत पे पनडुब्बी कार्य करता है, यानी ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन बी। क्लियर है, समझ में आ रहा है, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ें, आज का 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 9 नंबर क्या क्वेश्चन बोलता है, समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान होता है, क्यों। समुद्र में नदी की अपेक्षा आसान होता है तैरना, आखिर ऐसा क्यों होता है। समुद्र गहरा होने के कारण, या समुद्र काफ़ी दूर तक फैला होने के कारण, या समुद्र में भाटा ज्वार भाटा आने के कारण, या ऑप्शन डी कहता है समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी के घनत्व से अधिक होता है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, समझ में आ रहा है। आगे बढ़ें, आज का अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 10 कहता है ध्वनि तरंगे गमन करती है, ध्वनि तरंगे गमन करती है अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ या विद्युत चुंबकीय, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा आंसर होगा, अनुदैर्ध्य, ऑप्शन ए। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, आज की क्वेश्चन नंबर 11 कहता है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसी होती है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होती है कैसी होती है, वास्तविक एवं सीधा, वास्तविक एवं उल्टा, काल्पनिक एवं सीधा, काल्पनिक एवं उल्टा। तो क्या आंसर होगा, उत्तल दर्पण यदि रहता है तो काल्पनिक एवं सीधा प्रतिबिंब बनता है, यानी ऑप्शन सी। यदि यहाँ पे अवतल दर्पण होता, यदि यहाँ पे अवतल दर्पण होता तो कैसा होता, वास्तविक एवं उल्टा, यानी ऑप्शन बी हो जाता। लेकिन उत्तल दर्पण में काल्पनिक एवं सीधा प्रतिबिंब बनता है, यानी ऑप्शन सी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, आज का 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, फोटोग्राफी कैमरा किस लेंस की तरह कार्य करता है। फोटोग्राफी जो कैमरा होते हैं वह किस लेंस की तरह कार्य करते हैं। पहला ऑप्शन है अवतल लेंस, दूसरा उत्तल लेंस, तीसरा इनमें से दोनों, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो फोटोग्राफी कैमरा जो होता है वह उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है, ऑप्शन बी। क्लियर है, आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन यानी आज का 13 नंबर क्वेश्चन कहता क्या है, फ्यूज के तार का होना चाहिए। फ्यूज जो घर में बल्ब लगाते हैं उसमें फ्यूज बोर्ड में लगा हुआ रहता है, या किसी भी प्रकार का फ्यूज हो, फ्यूज में जो तार लगा हुआ रहता है वह कैसा होना चाहिए, उच्च प्रतिरोध का, निम्न गलनांक का, उच्च गलनांक का, या निम्न प्रतिरोध का। 4 ऑप्शन है आपके पास, तो आंसर कौन सा होगा, निम्न गलनांक का, यानी हाई वोल्टेज आए तो जल्दी गल जाए, निम्न गलनांक का, ऑप्शन बी। क्लियर है, आगे बढ़े। आज का 14 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि निम्नलिखित में किसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है। निम्नलिखित में किसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है, आवृत्ति की बात कर रही है। कहता है एक्स किरण, पराबैंगनी किरण, गामा किरण, या अवरक्त किरण। 4 ऑप्शन है, तो आवृत्ति सबसे अधिक होती है गामा किरण की, यानी ऑप्शन सी। क्लियर है, आगे बढ़ें।
आज का 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, देखा जाए। कहता है ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है या आधारित है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है या कार्य करता है। तो इसका आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन है विद्युत चुंबकीय प्रेरण या चुंबकीय प्रेरण या स्वप्रेरण या अन्योन्य प्रेरण। तो आंसर इसका क्या होगा, चुंबकीय प्रेरण, ऑप्शन बी। क्लियर है। अपने से भी बनाने की कोशिश करें, है कि नहीं। बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपको ये प्रश्न जानना जरूरी है। आज की चलते अगली नंबर क्वेश्चन पे, यानी क्वेश्चन नंबर 16 पे। यहाँ क्या बोलता है, घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त बल्ब किस क्रम में जोड़े जाते हैं। घर में जो प्रकाश लगे हुए रहते हैं उसमें बल्ब किस क्रम में जोड़े जाते हैं। श्रेणी क्रम, समानांतर क्रम, मिश्रित क्रम या कोई निश्चित क्रम नहीं होता है। तो आंसर क्या होगा, घर में जो बल्ब लगे हुए हैं वो समानांतर क्रम में है। कौन सा क्रम में है, समानांतर क्रम में है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। आज का 17 नंबर क्वेश्चन कहता है ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र क्रम में स्थानांतरित होती है। यानी एक जगह से दूसरे जगह जाने की जो प्रवृत्ति होती है ऊष्मा की, वो सबसे अधिक किस में होती है। चालन विधि में, संवहन विधि में, विकिरण विधि में या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर कौन सा होगा, विकिरण विधि, यानी ऑप्शन सी। क्लियर है। आगे बढ़े। आज का 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, चलिए बढ़े इसमें। न्यूनतम संभवतः तापमान कितना हो सकता है, या पृथ्वी पर जो है सबसे न्यूनतम तापमान कितना हो सकता है, उसका नीचे तापमान नहीं जा सकता। तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 डिग्री सेंटीग्रेड या -300 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 डिग्री सेंटीग्रेड। आंसर इसका क्या होगा, जी हाँ, ऑप्शन ए -273 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे तापमान नहीं जा सकता है। यह लास्ट तापमान है। चलिए आगे बढ़े। आज की 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, कहता है कि यदि वायुमंडल ना होती तो दिन की अवधि क्या होती। दिन बढ़ता या घटता, कम जाता, ज़्यादा हो जाता या कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अपरिवर्तित रहता या आधी, ऑप्शन आधी हो जाती। यानी दिन 12 घंटा की है तो 6 घंटा की हो जाती। क्या होती ऑप्शन, तो कम जाती, यानी जो अभी है उसकी अपेक्षा कम हो जाती अवधि दिन की। ठीक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, जल्दी से देखते हैं। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन 4 आपके पास है, कोरोना या किरीट। दूसरा ऑप्शन कहता है वर्गमंडल। तीसरा ऑप्शन कहता है प्रकाश मंडल। चौथा ऑप्शन कहता है इनमें से कोई नहीं। तो कोरोना या किरीट एक ही शब्द है, तो ऑप्शन ये, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कोरोना वाला भाग यानी किरीट वाला भाग दिखाई पड़ता है। और अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़े, यानी क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। परावैंगनिक किरण, अवरक्त किरण, दृश्य किरण, दृश्य प्रकाश या गामा किरण। तो ऑप्शन आपका क्या होगा, 21 नंबर का आंसर बताइए। आंसर सी, दृश्य प्रकाश। ठीक है। आगे बढ़े। अगला यानी 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कहता है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना है। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना है तो किस माध्यम से बदलेंगे। तो ऑप्शन है डायनेमो, विद्युत मोटर, सौर सेल या विद्युत सेल। आंसर क्या होगा, सौर सेल। कौन सा होगा, सौर सेल, यानी सौर ऊर्जा से प्रकाश जो है अवशोषित होकर के विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। आगे
आज की 23वीं नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है कौन? डायनेमो या विद्युत मोटर, सौर सेल, विद्युत सेल। कौन सा होगा? कौन सा होगा? तो होगा डायनेमो। कौन सा होगा? डायनेमो। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन कहता है परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? परमाणु बम की बात बोल रहा है। तो परमाणु बम जो होता है, ऑप्शन है आपके पास 4, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, इनमें से दोनों या इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या होगा? परमाणु बम जो काम करता है नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पे कार्य करता है, जबकि हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पे कार्य करता है। याद रखिएगा, परमाणु बम नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया, जबकि हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पे कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं। आज की लास्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोल रही है? 25 नंबर यानी लास्ट, आज की लास्ट क्वेश्चन, मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण के लिए किया जाता है? मैक संख्या प्रकाश या ध्वनि या नौ संचालक में या विमान की गति को नापने के लिए मैक संख्या का प्रयोग किया जाता है। कौन सा होगा? जी हाँ, सही पकड़े हैं। विमान की गति को मापने के लिए आपका मैक संख्या का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी सही है। आज के लिए हम लोग इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आएंगे। आप हमारे साथ बने रहें। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट कर कर जरूर बताएं, तभी मैं अगला वीडियो आपके लिए वो भी खास वीडियो बनाऊंगा और बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रश्न है आर्मी का, वह क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए विदा दीजिए। नमस्कार।